एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी भारत की खोज का चैप्टर 4 युगों का दौर। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह जो है वो शुंग वंश ने ले ली थी, जिसका कि शासन जो है अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे क्षेत्र पर था। ठीक है, गुप्त शासन में जो राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद का उदय है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। शुंग वंश ने बहुत ही छोटे क्षेत्र पर शासन किया, जबकि जो विदेशी आक्रमण है उनसे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। मनोडर जैसे भारतीय यूनानी शासकों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और उनकी हार हो गई और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मध्य एशिया के शक और कुषाण शासकों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें कि कनिष्क जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनके काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। चौथी शताब्दी में जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और गुप्त शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्य, कला और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने भारत का जो नेपोलियन था, उन्हें मतलब कि जो समुद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। गुप्त शासकों ने हुनों के आक्रमण का प्रतिरोध किया। बाद में कन्नौज के राजा जो हैं हर्षवर्धन, उन्होंने हुनों को पराजित कर दिया और उत्तर और मध्य भारत में अपने शक्तिशाली राज्य की उन्होंने स्थापना करी। उसके बाद जो हर्षवर्धन हैं उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और उनके जो शासनकाल के अंतर्गत चीनी यात्री और जो हुआन त्सांग थे वो भारत आए थे। ठीक है, गुप्त शासन ने भारतीय समाज को संगठित किया था और यहाँ पर उन्होंने इसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण का एक प्रतीक माना था। इसके बाद आता है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत होने पर भी बड़े राज्य हजारों साल तक फलते फूलते रहे। दक्षिण भारत दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा और दक्षिण भारत जो है वहाँ पर यूनानियों की बस्तियाँ थी, रोमान के सिक्के भी वहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर लोग जो थे वो राजगीर शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार जो दक्षिणी पुरानी कलात्मक परंपरा का ये केंद्र बन गया था और उत्तर जो है उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जहाँ पर आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। इसके बाद है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। तो भारत जो है वो बार बार विदेशी हमले और एक के बाद एक नए नए साम्राज्य की स्थापना भारत में होती रही। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन का दौर रहा। मौर्य, कुषाण, गुप्त, दक्षिण में चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि ने 200-300 वर्षों तक वहाँ पर जो है वो रहे। कुषाण जैसे लोगों ने भी अपने आप को इस देश की परंपरा के अनुसार जो है ढाल लिया और यहाँ पर यूरोपीय देश की तुलना जो है अधिक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के दौर में की गई थी। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय में जो देश है वो अवंती की पराकाष्ठा और सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था और इसी कारण से अंग्रेजी शासन जो है यहाँ पर कायम हो सका था। उसके बाद आता है प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति बनाम सुरक्षा भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया था उसका मूल आधार था स्थिरता और सुरक्षा की भावना। ठीक है, यानी कि स्थिरता और सुरक्षा की जो भावना थी वही उनका मूल आधार था, वही उनको लानी थी। भारतीय दर्शन व्यक्तिवादी, जबकि भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक है। पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय में लचीलापन था, रीति रिवाज बदले जा सकते थे और समन्वय की भावना यहाँ पर उनको थी। भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच में अपने मूल में संबंध विचारों में और अपने विकास में पूर्णतः स्वतंत्र था। इसका मूल उद्यम ऋग्वेद की रचनाओं में खोजा जा सकता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के जो महान व्याकरण है पाणिनि द्वारा, उनके द्वारा कुछ नाटक रूपों का उल्लेख किया गया है। 3 नाटकों में जो मिले हैं उनमें रचनाकारों नाटकों का हवाला मिला है। अभी तक वो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वो उनका जो हवाला है या उनके बारे में कुछ पता चला है। ठीक है, उन्हीं में से एक नाटककार भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का संग्रह मिला है। इसके बाद 400 मेघदूत जो थी वो उनकी एक लंबी कविता थी, जिसमें एक बंदी प्रेमी अपनी प्रिया को मेघ को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है और
अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी जो बुद्ध चरित भारत, चीन और तिब्बत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो विशाखदत्त थे, उन्होंने मुद्रा राक्ष नामक नाटक लिखा था जो कि राजनीतिक विरुद्ध था। 7वीं शताब्दी में हर्ष द्वारा लिखे गए 3 नाटक मिलते हैं और इस समय के नाटककार जो हैं वो भवभूति हैं जो भारत में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। प्राचीन नाटकों की जो कालिदास और अन्य लोगों के द्वारा जो भाषा मिली जुली है संस्कृत और उसके साथ एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत कद बोलचाल में प्रचलित रूप देखने के लिए मिलता है। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, ठीक है, और जो संस्कृत भाषा है वो विकसित, अलंकृत, अद्भुत रूप से समृद्ध है, उस व्याकरण से युक्त है जिसका निर्माण करीब 2500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने किया था। इसका मूल रूप आज भी वही है। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में इस भाषा ने अपनी जो शक्ति और शैली है उसकी सादगी खो दी है। पुरानी होने के साथ ये एक अद्भुत और बनावट वाली यूनानी और लातिनी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट भाषा है। इसके साथ ही भाषा इन दोनों के साथ खूब मिलती जुलती है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इन भाषाओं का स्रोत एक ही है और संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृत। भारत ने अपने व्यापार और संस्कृति का प्रचार प्रसार अपनी सीमाओं से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया तक किया, जिसे बृहत्तर भारत कहा जाता है। इसका उल्लेख भारतीय पुस्तकों, अरब यात्रियों के वृत्तांतों और चीन के ऐतिहासिक विवरणों से मिलता है। जावा और बाली जैसे क्षेत्रों में भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का अनुवाद हुआ और भव्य इमारतों के खंडहर इसका प्रमाण है। पहली शताब्दी ईसा के आसपास उपनिवेशीकरण की 4 लहरें आई। उपनिवेश महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों और स्थानों पर बनाए गए थे। इनका नाम भारतीय नामों पर रखा गया, जैसे कंबोडिया, कंबोज और जावा जो के टापू। इन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ने के साथ धर्म का भी प्रचार हुआ और संस्कृत यूनानी साहित्य से भारत और जो बाकी के देश थे उनके बीच नियमित समुद्री व्यापार का पता चलता है। दक्षिण भारतीय सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। चीन का प्रभाव महाद्वीपीय क्षेत्रों पर और भारत की जो छाप है वो मलय प्रायद्वीप व टापुओं पर दिखती है। और भारतीय उपनिवेशों का इतिहास पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1300 वर्ष तक रहा है। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय कला और जो संस्कृति है उनका गहरा प्रभाव रहा। दक्षिण पूर्वी एशिया पर जो उनका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित जैसे संस्कृत अध्ययन केंद्र भारतीय कला से प्रभावित थे। यहाँ पर जो शासकों के नाम है, राजकीय समारोह और कर्मचारियों की पदवियाँ हैं संस्कृत पर आधारित थी। थाईलैंड, मलाया, जावा, बाली में जो भारतीय नृत्य है, साहित्य है, हिंदू धर्म है, उनका प्रभाव आपको आज भी देखने के लिए मिलता है। कंबोडिया की वर्णमाला, कानून और वास्तुकला में भारतीय छाप जो है वो स्पष्ट है और भव्य मंदिरों में पत्थरों पर उत्कीर्ण बुद्ध, विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। भारतीय कला में हमेशा से ही धार्मिक प्रेरणा और गहरा अर्थ होता है, ठीक है। मूर्तिकला और स्थापत्य विश्व प्रसिद्ध है। चीन और जापान अपनी चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा के कैलाश मंदिर, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति भारतीय कला के अद्भुत उदाहरण हैं। और जो भारतीय संगीत है उसने भी चीन और एशियाई संगीत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। बोरोबुदुर के बोधिसत्व की जो मूर्ति है और नटराज शिव की जो मूर्ति है वो भारतीय कला की गहराई और सौंदर्य का प्रमाण है। इसके बाद आता है हमारा भारत का विदेशी व्यापार। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारतीय व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। भारत का व्यापार पूर्वी समुद्र देशों और भूमध्य सागर तक फैला गया था। भारत का कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था और यहाँ का कपड़ा और रेशमी वस्त्र दूर देशों में निर्यात होता था। हालांकि इसकी जो एक अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम चीन से आयात किया जाता था। कपड़ों की रंगाई में नील, इंडिगो जैसे पक्के रंग विकसित किए गए थे। उसके बाद आता है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की शुरुआत जो है वो भारत में हुई थी। भारतीय संख्याओं के अंक और दशमलव प्रणाली अद्वितीय हैं। शून्य का जो आविष्कार है वो भारत की सबसे बड़ी देन है। पहले एक बिंदी के रूप में था।
और बाद में जो इसका उपयोग है वो स्थान मूल्य प्रणाली में हुआ था। भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित का विकास वैदिक काल में ही हो गया था और 8वीं शताब्दी के भारतीय विद्वान गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें लेकर बगदाद गए, जहां भारतीय अंक और दशमलव जो प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। अरबी अनुवादों के माध्यम से यहाँ पर ज्ञान यूरोप पहुँचा। भारतीय गणित का जो उपयोग है वो 1134 में सिसिली के एक सिक्के पर और 1490 में ब्रिटेन में हुआ। इसके बाद है विकास और हुआ। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में आक्रमणों और झगड़ों के बावजूद जो भारत है उसने ईरान, चीन, यूनान और मध्य एशिया से संबंध बनाए रखे थे। ठीक है, इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम में आए हुए हूणों थे उन्होंने आधी शताब्दी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। गुप्त वंश के अंतिम शासकों ने हूणों को बाहर निकाला, लेकिन इस संघर्ष में भारत राजनीतिक और सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने उज्जैनी को कला और संस्कृति का केंद्र बनाया। 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 11वीं शताब्दी में भोज ने उज्जैनी को पुनः प्रमुख फिर से जो है आपकी राजधानी बनाया। ठीक है, इस काल के बाद भारत जो है वो रचनात्मक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया। दक्षिण भारत आक्रमणों से बचा रहा और कई लेखक, कलाकार और शिल्पकार वहाँ पर बस गए। उत्तर भारत में जो बनारस है वहाँ पर धार्मिक और दार्शनिक विचारों का केंद्र था। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और अमरावती विश्वविद्यालयों ने शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा दिया। 8वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर कोई बड़ा दार्शनिक नहीं हुआ और साहित्य और कला में गिरावट आनी शुरू हो गई। जाति प्रथा और सामाजिक कट्टरता ने भारतीय समाज को बांध दिया, जिससे जो रचनात्मक और विकास है, जो रचनात्मकता थी और विकास था वो रुक गया। ऊंची जातियां नीची जातियों को शिक्षा और विकास से वंचित रखती थी। इस सामाजिक ढांचे ने भारत को स्थिरता तो दी, लेकिन समाज के बड़े वर्ग को निचले स्तर पर बनाए रखा। इसके बावजूद जो भारत की दृढ़ता और लचीलापन है और आत्म सुधार की क्षमता है उसने बार बार संभालने का मौका जो था वो उसको दिया।